Okay, we'll continue with properties of lyophilic sols. ठीक है, lyophilic, okay, associate that with hydrophilic, मतलब जो already soluble है ऐसे sols का effect. Alright, so these are stable, remember these are stables. Lyophobic जो है वो stable नहीं होते, लेकिन lyophilic जो होते हैं these are stable sols. तो इनका जो Tyndall effect होता है these are actually weak. Okay, they do not coagulate on addition of small amount of electrolyte. लायोफोबिक में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए तो ये प्रिसिपिटेट हो सकते हैं. राइट, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट, थोड़े आयंस तो चाहिए ही चाहिए सो दैट दे गेट द चार्ज, और चार्ज है तो स्टेबल है. लेकिन ज़्यादा डालते हैं तो इसका मतलब वो अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना. यहाँ पे अगर थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट अपन डालते हैं एज़ कम्पेयर टू लायोफोबिक, ठीक है ना, लायोफोबिक में जितना अपन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं कोएगुलेट करने के लिए उतना भी अपन ने यहाँ पे डाला, ये उससे थोड़ा ज़्यादा भी डाला तो ये कोएगुलेट नहीं होंगे, दीज आर स्टेबल. ओके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ये कोएगुलेट हो जाते हैं. इस प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं सॉल्टिंग आउट. ओके, सॉल्टिंग आउट ये टर्म अपन सॉल्ट जब बनाते हैं उसी में यूज़ करते हैं. इफ़ यू रिमेंबर दैट कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ करते हैं ना, कॉमन आयन इफेक्ट में NaCl प्रिसिपिटेट हो जाता है. ओके, फ्रॉम सी वाटर से जब अपन सॉल्ट बनाते हैं तो उसमें HCl अपन पास करते हैं. कॉमन आयन होता है क्लोराइड, तो उसकी वजह से NaCl प्रिसिपिटेट होता है, तो वो टर्म आता है सॉल्टिंग आउट. ओके, तो वही टर्म अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कि अगर कोई सॉल्ट डालते हैं या इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इसमें सोल्यूशन, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ज़्यादा अगर हो गया तो ये जो है ये प्रिसिपिटेट हो जाएंगे कोलॉइड्स, तो इसको अपन सॉल्टिंग आउट बोलते हैं. ओके, और द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयंस टू ब्रिंग अबाउट सॉल्टिंग आउट ये वेरी करता है फ्रॉम वो जो भी आयंस अपन ऐड कर रहे हैं उसके वैलेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है. या नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, विस्कोसिटी ऑफ लायोफिलिक सोल इज़ यूजुअली वेरी हाई. इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है लायोफिलिक की. ऑलराइट, सबसे पहले तो ये सॉल्युबल है पानी में, जैसे फॉर एग्जांपल जेलेटिन ले लो, स्टार्च ले लो, इनका अगर तुम सोल देखोगे सो दे आर ऑलरेडी सॉल्युबल इन द मीडियम. ठीक है, स्टार्च की वजह से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जेलेटिन इज सिग्निफिकेंटली सॉल्युबल. तो ये होता क्या है कि ये सॉल्युबल रहने की वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स अपन इसमें ऐड करते हैं, ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए, है ना, जो डिस्पर्स फेज है वो ज़्यादा आ गया. अब वो ज़्यादा आने की वजह से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, ज़्यादा. ओके, सो इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लायोफोबिक. लायोफोबिक में बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेज के, ज़्यादा पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाएंगे, इसलिए उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं होते लायोफोबिक में. तो इसके वजह से अगर देखा तो उसकी विस्कोसिटी कम रहेगी और लायोफिलिक की ज़्यादा रहती है. ओके, दिस इज़ ऑन अकाउंट ऑफ हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, जैसे मैंने तुमको बताया. एंड विस्कोसिटी ज़्यादा रहने की वजह से इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू फ्लो. इनफैक्ट इन सम केसेस ये विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इट बिकम्स जेल. ओके, जो अपन जेली जो खाते हैं, जेलेटिन से जो जेली बनती है दैट इज़ बेसिकली अ सोल, लेकिन इसमें विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि इट बिकेम अ सेमी सॉलिड. इसको अपन बोलते हैं जेल. समझ में आया, विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा है कि इट बिकेम सेमी सॉलिड एंड इट बिकम्स अ जेल. इस प्रिंसिपल को बोलते हैं जिलेशन, जो अपन आगे देखेंगे. विस्कोसिटी में बी रिड्यूस बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो विस्कोसिटी थोड़ी कम हो सकती है. ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं, व्हाई कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज. ओके, व्हाई आर कोलॉइडल्स, थोड़ा ड्रामेटिकली इसको फॉर्मेट किया है क्वेश्चन को, व्हाई आर कोलॉइडल पार्टिकल्स चार्ज. वेल, चार्ज रहना तो ज़रूरी है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि उसी से उनको स्टेबिलिटी मिलती है, इजंट इट. तो ये चार्ज आता कहाँ से है, वेयर डज इट कम फ्रॉम. देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ चार्जेस. बेसिकली एक तो होता है फ्रिक्शन बिटवीन कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम. ओके, जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम में इनके पार्टिकल्स बेसिकली ब्रशअप कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये चार्जेस आ सकते हैं. ओके, इट कैन ऑल्सो हैव प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सम आयन. ओके, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, और देर इज कोलॉइडल पार्टिकल. तो कोलॉइडल पार्टिकल क्या करेंगे, एक कोई स्पेसिफिक आयन एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके ऊपर, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, ये डिपेंड करता है कोलॉइड पार्टिकल के ऊपर. सो उसके वजह से कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्जेस आएंगे. ओके, अगर मैं AgCl का प्रिसिपिटेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या लिया मैंने, AgCl का प्रिसिपिटेट लिया, तो इट विल एब्जॉर्ब क्लोराइड आयंस. अगर मैं NaCl डालता हूँ इसमें, प्रिसिपिटेट है, मैंने NaCl डाल दिया उसमें,
तो ये AgCl के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, क्लोराइड आयंस सराउंड कर लेंगे उसको, है ना। AgCl को क्लोराइड आयन सराउंड कर लेंगे, तो इसके वजह से इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर भी क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। सारे के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंटिन्यूसली ब्राउनियन मूवमेंट में रहेंगे और उसके वजह से ये स्टेबल भी रहेंगे। अंडरस्टूड है क्या? ओके यहाँ पे दो चीज़ हो रही है। एक तो अगर जैसे AgCl है, ओके AgCl PPT, ये ध्यान दो, ओके इसमें अगर मैंने NaCl डाला तो इसमें जो Ag का जो पार्टिकल है, जैसे मान लो कि ये AgCl का कोलाइडल पार्टिकल है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस क्यों आएंगे? क्योंकि इसने क्लोराइड आयंस को एड्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि अगर मैं इसमें AgNO3 डालता हूँ, ठीक है, और ये तुमको एकदम समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस इज़ नाउ द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ AgCl। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एड्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोलाइडल पार्टिकल्स कॉमन आयन ही एड्जॉर्ब कर रहे हैं? बराबर है ना। यहाँ पे देखो क्लोराइड आयन इज कॉमन, तो उसने क्लोराइड आयन एड्जॉर्ब कर लिए। यहाँ पे Ag आयन इज कॉमन, तो उसने Ag आयन एड्जॉर्ब कर लिए। ओके कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस अपन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो जो कॉमन आयन होता है वो एड्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट जो चार्ज आता है दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैप्चर से भी आता है। ओके इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा तो उसकी वजह से चार्ज आ सकता है। देन डिसोसिएशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस। जो पार्टिकल्स एड्जॉर्ब है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो एड्जॉर्ब है ऑन द कोलाइडल सरफेसेस, वो डिसोसिएट होकर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ओके फॉर एग्जांपल अगर किसी कोलाइड के ऊपर H2S एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है, H2S एड्जॉर्ब हो गया तो ये डिसोसिएट हो जाएगा एज H+ एंड सल्फाइड आयन S2-, इस तरह से डिसोसिएट होगा। ओके अब H+ जो है वो सॉल्यूशन में चले जाएगा, तो बचा क्या है, सल्फाइड आयन। तो इस कोलाइड के ऊपर अभी निगेटिव चार्ज रहेगा। ओके तो इस तरह से भी चार्जेस आ सकते हैं। डिसोसिएशन जो ऑलरेडी एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होंगे, सारे के सारे नहीं, मे बी पार्शियली डिसोसिएट होंगे, कुछ डिसोसिएट होंगे। ऑलराइट तो उसके हिसाब से इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। ओके समटाइम्स द कोलाइडल पार्टिकल इटसेल्फ सेल्फ डिसोसिएट, और इसकी वजह से भी चार्जेस आ सकते हैं, जैसे कि FeOH/3 ये डिसोसिएट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन लॉस्ट होगा इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कोलाइड के ऊपर, ठीक है ना। OH- आयन चले गया तो Fe2+ आयन जो बचा, मतलब OH/2+ एक प्लस चार्ज रहेगा इसके ऊपर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द चार्ज दैट इज़ सो +1 चार्ज आ रहा है इसके कोलाइड के ऊपर। सो यू गेट पॉजिटिव चार्जेस ऑन द कोलाइड। ठीक है तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड के एग्जांपल्स देख लो, FeOH/3 COH/3 सारे एग्जांपल्स तुमको याद रखने हैं। ठीक है नेगेटिवली चार्ज कोलाइड सब इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रख लो बेसिकली। और मेटल वाले जो होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, ये स्टार्च, क्ले, सोप, सॉल्यूशन, तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके तो यू कैन सी दैट सल्फाइड वाले आ रहे हैं, ओके मेटल वाले आ रहे हैं, मेटल सोल्स इजंट इट। फिर ये नेचुरल वाला आ गया, स्टार्च, क्ले, सोप, ये सारे नेगेटिवली चार्ज। सोप तो अपने को मालूम है वैसे, है ना, नेगेटिव हेड होता है बेसिकली, से नेगेटिव चार्ज होता है सोप के ऊपर। पॉजिटिव वाले भी होते हैं बट नेगेटिव वाले अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये अपन आगे देखने ही वाले हैं, और इसको फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में फिर से अपने को स्टडी करना है सोप्स को। ओके ये पॉजिटिवली चार्ज वाले क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड वाली है, और ये टाइटेनियम ऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। तो थोड़ा सा याद रखने में आसान हो जाता है इफ़ यू जस्ट पे अटेंशन टू द ट्रेंड। ओके ट्रेंड को अगर ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है दिस इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन, इसको आंसर करो, बताओ व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके करेक्ट आंसर है इसका C, बोथ टेम्परेचर एंड pH कैन चेंज कैन हैव द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। ओके टेम्परेचर के वजह से डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो सकता है जिसकी वजह से चार्ज आएंगे। तो पार्टिकल जो आयंस है वो या तो डिसोसिएट होंगे या फिर
वो आयंस वाले पार्टिकल इस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, पीएच ऑब्वियसली अगर H प्लस और OH माइनस आयन अपन चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा H प्लस है या ज़्यादा OH माइनस है, तो वो चार्जेस फिर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर आ जाएंगे। सो यू कैन हैव बोथ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। लायोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक वॉल्स। ओके, अगर अपन थोड़ा सा लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल में ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर दिया, लायोफिलिक सोल मतलब हाइड्रोफिलिक सोल हाइड्रोफोबिक सोल में ऐड कर दिया। हाइड्रोफोबिक सोल अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और लायोफिलिक सोल स्टेबल होते हैं। ऑलराइट, तो लायोफिलिक सोल जो लायोफोबिक सोल इट बिकेम वेरी ससेप्टेबल टू फ्लॉक्यूलेशन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया क्या? सो थोड़ा सा अगर लायोफिलिक सोल ऐड कर दिया मैंने इसमें, सो लायोफोबिक सोल बिकम अनस्टेबल। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, डज नॉट मीन कि लायोफिलिक सोल डालने से ये प्रिसिपिटेट हो रहा है, फ्लॉक्यूलेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ फिर थोड़ा, तो इट कैन फ्लॉक्यूलेट या लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल ऐड करता हूँ क्विकली, ठीक है, फटाक से क्या कर दिया मैंने, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल ऐड कर दिया, तो यहाँ पे लायोफोबिक सोल इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा ऐड किया तो स्टेबिलिटी घटती है, ज़्यादा ऐड किया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लायोफिलिक सोल एक्ट्स एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। गोल्ड नंबर, ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, मिनिमम वेट इन मिलीग्राम्स ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, मतलब कि कौन सा, लायोफिलिक कोलाइड required to just prevent the coagulation of 10 ml of standard hydro gold sol। ओके, तो क्या कर रहे हैं अपन कि 10 ml ऑफ हाइड्रो गोल्ड सोल ले लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 ml ऑफ AU सोल। ओके, इसमें मैंने 1 ml ऑफ 10% NaCl ऐड कर दिया। तो जब मैं गोल्ड सोल, ठीक है, गोल्ड सोल ले लिया मैंने, अब गोल्ड सोल किस तरह का सोल है, लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, इट इज़ लायोफोबिक। ठीक है, ये कैसा सोल है, लायोफोबिक सोल है। अब इसमें अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला है तो ये क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, इजंट इट, कोएगुलेट हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोएगुलेट। अब मेरे को इसको प्रिवेंट करना है कोएगुलेशन को, ठीक है, तो मेरे को क्या डालना पड़ेगा, इसमें कोई प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना पड़ेगा, मतलब कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द फ्लॉक्यूलेशन या कोएगुलेशन इन मिलीग्राम, उस नंबर को अपन बोलते हैं गोल्ड नंबर। समझ में आया? सो जो भी अमाउंट अपन इसमें ऐड कर रहे हैं मिलीग्राम में, उस नंबर को अपन बोल रहे हैं गोल्ड नंबर। मतलब इस सोल का फ्लॉक्यूलेशन या कोएगुलेशन मेरे को प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए कितना कितना मिलीग्राम्स मेरे को हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। ओके, तो ये प्रोटेक्शन होता कैसे है, बेसिकली द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर is present normally at the gold soul resulting in electrostatic repulsions between the particles, है ना। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर रहता है, रिपल्शंस की वजह से ये स्टेबल होता है। जब मैं NaCl ऐड करता हूँ, जब मैंने NaCl ऐड कर दिया तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। दीज आर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, है ना, तो ये जस्ट ये कोलाइडल पार्टिकल है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है। अब NaCl डाल दिया तो NaCl के पार्टिकल्स इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज, ये इलेक्ट्रिकल स्टैटिक रिपल्शन को कैंसिल कर देंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज गोइंग टू प्रिसिपिटेट, कोएगुलेट या फ्लॉक्यूलेट। ठीक है, NaCl की वजह से। अब हम क्या करते हैं, उसमें कोई ये ऐड करते हैं। ओके, लायोफिलिक, इसमें क्या करते हैं अपन, कोई प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करते हैं। यहाँ पे जो कोएगुलेशन है दैट इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंज, इट इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, अगर स्टेबल है सोल तो इट इज गोइंग टू बी रेड इन कलर, अगर अनस्टेबल है तो इट विल बी
ब्लू इंक। अनस्टेबल बोले तो अगर कोएगुलेट हो जाता है, ओके। सो कोएगुलेशन इंडिकेटेड बाय कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो ये आइडेंटिफाई, विजुअली आइडेंटिफाई करना आसान होता है, इसीलिए गोल्ड सोल को अपन ने सिलेक्ट किया है, ओके। अब हमको ये कलर चेंज प्रिवेंट करना है, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड डालेंगे। तो देखो ये प्रोटेक्टेड पार्टिकल्स जो है इस तरह से सराउंड कर लेंगे इसको, और फिर से इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, इजंट इट। चार्जेस नहीं थे सोडियम क्लोराइड के ऐड करने के वजह से, इसलिए कोएगुलेट हो रहा था। अब मैंने इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल दिया तो ये जाके इसको चिपक जाएंगे एंड यू गेट चार्ज पार्टिकल्स, और चार्जेस आने की वजह से ये स्टेबल भी हो जाएंगे। सीधी बात है, जितना कम गोल्डन नंबर उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन रहेगा उस कोलाइडल पार्टिकल का। समझ में आया ना। तो मेरे को प्रोटेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, ओके, मतलब सॉरी, कोएगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए जो डालना पड़ेगा सोल, वो अगर मेरे को बहुत कम डालना पड़ रहा है टू प्रिवेंट द प्रोटेक्शन, इसका मतलब ये क्या हो गया, ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया कोलाइड, इजंट इट। तो गोल्ड नंबर जितना कम उतना ज़्यादा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। प्रोटेक्टिव एक्शन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है अपन ध्यान में रखना, लायोफिलिक सोल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है लायोफोबिक सोल को, ओके। सो प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल इज़ हायर। यहाँ पे जिलेटिन ये बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव कोलाइड है, ओके। इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ प्रोटाल्बिक एंड लाइसाल्बिक एसिड। इट इज़ obtained फ्रॉम अल्ब्यूमिन एंड हैव लो गोल्ड नंबर। समझ में आया। तो ये जिलेटिन जो होता है इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ प्रोटाल्बिक एंड लाइसाल्बिक एसिड, और ये अल्ब्यूमिन से अपन लेते हैं बेसिकली। तो ये देखो जिलेटिन का गोल्ड नंबर, ओके, 0.005, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, 0.005 मिलीग्राम अपने को ऐड करना है टू प्रोटेक्ट 10 ml ऑफ 1% NaCl सोल्यूशन है। 10 ml का गोल्ड सोल्यूशन, 1 ml उसमें अपन ये ऐड कर रहे NaCl सोल्यूशन। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को बहुत कम, इतना मिलीग्राम अपने को ऐड करना पड़ेगा। स्टार्च इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव, लेकिन स्टार्च बहुत ज़्यादा अपने को ऐड करना पड़ता है, 20 to 25 मिलीग्राम। गम अरेबिक, ओके, इसका भी कम है बेसिकली। अल्ब्यूमिन दैट इज़ ऑल्सो लेस, ओके। डेक्स्ट्रीन का देखो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दिस हमको ये दिखता है सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है, जिलेटिन। सबसे वर्स्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है, डेक्स्ट्रीन। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज जिलेशन। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा तुमको पहले ही बता दिया था, ओके। दीज आर बेसिकली सेमी सॉलिड कोलाइड्स। समझ में है ना, सेमी सॉलिड कोलाइड्स होते हैं उसको अपन जेल बोलते हैं, ओके। सो जेल्स आर सेमी सॉलिड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, ओके। दो तरह के सोल्स होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, ओके। सो लायोफिलिक सोल्स दे कैन फॉर्म जेल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, ओके। जैसे कि जिलेटिन, अगार, गम अरेबिक, अपन ने पानी में ये ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा कि ये एक तरह का जेली स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको अपन बोलेंगे जेल, ओके, जिसको अपन जिलेटिन या जेल बोलते हैं बेसिकली। बट यू नो यू कैन हैव अगार या फिर गम अरेबिक भी डाल सकते हो। जिलेटिन इज़ द मोस्ट कॉमन वन क्योंकि ये बहुत अच्छे से जेल बनाता है, इसको अपन यूज़ भी करते हैं जेली व्हाटएवर फूड मटेरियल बनाने में। Lyophobic sols can also form gels when the concentrations are not too dilute and in presence of optimum quantity of electrolyte। इनके साथ थोड़ा सा जेल बनाना थोड़ा दिक्कत का काम होता है क्योंकि इनकी solubility बहुत कम होती है। ज़्यादा डालते हैं तो ये कोएगुलेट हो जाते हैं। तो एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी भी ऑप्टिमम चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो फिर से कोएगुलेट हो जाएंगे, कम हो गई तो ये जेल नहीं बनाएंगे, ओके। सो इसमें एग्जांपल्स आते हैं फेरिक सल्फेट सोल, दैट इज़ अ जेल एक्चुअली। फेरिक सल्फेट सोल ये जेल बनाता है। सिलिसिक एसिड सोल ये भी जेल बनाता है। दीज आर लायोफोबिक सोल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख लो जेल्स की। जेल जो होता है इनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जेल ही होता है, सेमी सॉलिड होता है, इसलिए विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ऑलराइट। इसको जब भी मैं डिस्पर्शन मीडियम में डालता हूँ तो ये क्या करता है, डिस्पर्शन मीडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिलेटिन पकड़ लो, है ना। जिलेटिन इसको जब मैं पानी में डालता हूँ या पानी इसमें डालता हूँ तो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इजंट इट। तो इसके वजह से
ये जेली स्ट्रक्चर में बन जाएगा। इसको अपन बोलते हैं इम्बाइबेशंस। ओके, ये स्टेटमेंट देखो, द वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम में एब्जॉर्ब कर रहा है, टेकन अप बाय द जेल प्लस द वॉल्यूम ऑफ जेल बिफोर, ओके, पहले का वॉल्यूम और डिस्पर्शन मीडियम से जो वॉल्यूम आया वो, ओके, तो ये जो वॉल्यूम होता है दैट इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्वोलन जेल। ठीक है, सो एडिटिव नहीं है बेसिकली, कि जैसे 5 + 5 10 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं मिल रहा है अपने को। मान लो फॉर एग्जांपल कि जो बिफोर जो जेल है, बिफोर जो है वॉल्यूम ऑफ द जेल बिफोर द प्लेसमेंट दैट इज़ 5 ml, और इसमें 5 ml मैंने क्या कर दिया, डिस्पर्शन मीडियम डाल दिया। तो ये जो वॉल्यूम जो मिलेगा मेरे को, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द जेल इटसेल्फ, सोलन जेल जो रहेगा, इसका वॉल्यूम ये रहेगा लेस देन 10 ml। ओके, इसका मतलब वो उतना स्वेल नहीं हो रहा है जितना उसने एब्जॉर्ब किया है। ओके, एब्जॉर्ब किया है, बट सो इसका मतलब क्या हो जाता है? ओके, ऑब्वियसली जब वॉल्यूम लेस आता है तो एक ही मतलब होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसेस है और उस एम्प्टी स्पेस में ये पार्टिकल्स जाके फिट हो रहे हैं। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स उस एम्प्टी स्पेस में जा रहे हैं, जिसके वजह से वॉल्यूम क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ओके, दिस इज बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, रिमेंबर दैट, नेगेटिव डेविएशन, वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, सो क्या इसका मतलब हो जाता है कि देयर इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ लार्ज वॉइड्स। ओके, जब जेल का स्ट्रक्चर बनता है तो इट्स बेसिकली अ नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग, और उसमें बहुत ज़्यादा वॉइड्स होते हैं, और इस वॉइड में ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स या डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स जाके फिट हो रहे हैं। दैट्स वाई वॉल्यूम लोअर होता है। और अगर मैं जेल को वैसे ही रखता हूँ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं अपन सिनर्सिस। ओके, सिनर्सिस ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जेल का वॉल्यूम बाहर निकल, जैसे मैंने जेल अगर रखा है प्लेट पे, ठीक है ना, जेली बनाया और उसको रखा, तो तुमको दिखेगा थोड़ा पानी जो है वो बाहर निकलता है, लेकिन देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द जेल। जेल का वॉल्यूम उतना ही रहता है, मतलब ये अपना स्ट्रक्चर नहीं छोड़ता, भले ही पानी बाहर निकल रहा है बट ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख रहा है। ओके, सो जेल्स कैन बी इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। 2 तरह के जेल्स होते हैं। इलास्टिक का मतलब है कि तुम इसको रीजनरेट कर सकते हो बड़े आसानी से, ऑन डिहाइड्रेशन एंड सब्सिक्वेंट रिहाइड्रेशन तुम जेल बना सकते हो, जेल्स कैन बी रिकवर्ड। समझ में? इलास्टिक का मतलब क्या होगा, तुम इसको आसानी से बना सकते हो। अगर पानी निकाल दिया तो ये नॉर्मल हो गया, और पानी ऐड किया तो फिर से जेल बन गया। एंड दिस इज समथिंग वी डू विथ गम। ओके, एंड जिलेटिन जो होता है या गम होता है, ये रिवर्सिबल होता है बेसिकली। ओके, एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, these are the gels that are lyophilic। ओके, लायोफिलिक वाले जो होते हैं वो किस तरह का जेल बनाएंगे, इलास्टिक। लायोफिलिक वाले इलास्टिक बनाएंगे, और लायोफोबिक वाले इन इलास्टिक जेल बनाएंगे। एक बार डिहाइड्रेट हो गया तो फिर से रिहाइड्रेट करके इसको नहीं बनाया जा सकता, रिकवर नहीं किया जा सकता। सिलिसिक एसिड जेल ये लायोफोबिक जेल है, इजंट इट? तो ये बनाने में ही एक तो सबसे पहले मुश्किल होती है। ओके, फेरिक हाइड्रोक्साइड जेल ले लो, बनाने में ही दिक्कत होती है। एक बार बन जाए और फिर डिस्टर्ब हो जाए तो ये फिर से रीजनरेट करना मुश्किल होता है। थिक्सोट्रॉपी, ये तुमको मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी आता है ये टर्म। ओके, मैंने आई डोंट नो, आई हैवंट सीन इट तुम्हारे फिजिक्स का बेसिकली, बट आई रिमेंबर दिस लाइक फ्रॉम माय डेज इन द स्कूल। ये टर्म मैंने सुने जैसा लग रहा है, थिक्सोट्रॉपी। ओके, फ्रॉम दोज डेज। ठीक है, अगर मैं जेल लेता हूँ, ओके, और उसको शेक करता हूँ बेसिकली, ओके, किसी भी जेल को ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल फेरिक फॉस्फेट, फेरिक ऑक्साइड जेल, तो क्या होगा कि ये अपना सेमी सॉलिड जो स्ट्रक्चर है वो लूज करेगा एंड इट विल बिकम सोल। ओके, तो ये जेल जो है शेकिंग करने से सोल में कन्वर्ट हो गया। ओके, और अगर मैं सोल को स्टैंड करता हूँ, तो ये शेक कर रहा हूँ मैं, बेसिकली शेकिंग कर रहा हूँ, और फिर अगर मैं इसको स्टैंड करता हूँ ऑन स्टैंडिंग, तो ये जो सोल है ये वापस जेल में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, सो द जेल इज सेड टू बी थिक्सोट्रॉपिक जेल। तो ये जो जेल है, दीज आर थिक्सोट्रॉपिक जेल, मतलब शेक करने से सोल बन जाएगा, रखो वैसा ही तो ये फिर से जेल बन जाएगा। क्लियर है क्या?
नेक्स्ट चीज़ मिसल्स, ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, थोड़ा बहुत तुम इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है, ज़्यादा नहीं, तो ठीक है। ओके, इसको अपन ने ऑलरेडी मतलब स्टडी किया है, यू हैव स्टडीड दिस इन आई थिंक इन 10th, सोप्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मिसल्स बनते थे। ओके, दैट्स समथिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। So these are colloidal system that are formed when the molecules are and coalesce naturally to form particles of colloidal dimension। मतलब कि कोई particles मैंने किसी dispersion medium में डाल दिए, ठीक है। अब individually these particles are small particles, ठीक है, they may have a large mass or whatever, but they are independent particles and they are small particles, they are not colloidal size particle। लेकिन होगा क्या कि डालने के वजह से ये they can actually coalesce, ओके और एक तरह का बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, एक तरह मतलब ग्रुप बना लेंगे अपने पार्टिकल्स का, एंड दिस पार्टिकल इज नाउ कोलॉइडल साइज, ठीक है, ये कोलॉइडल डायमेंशन में आ जाएगा। तो इस तरह के पार्टिकल को अपन बोलते हैं मिसल्स, ठीक है, मिसल्स बोल रहे हैं इसको बेसिकली। सो दीज आर द बिग पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के ग्रुप के वजह से बना है। ओके, दीज डिफर फ्रॉम लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल से डिफरेंट होते हैं। ओके, because lyophobic sols are not thermodynamically stable, missiles are thermodynamically stable, they are stable होते हैं missiles। okay, lyophobic sols stable नहीं होते। okay, देखो बात क्या कर रहे हैं अपन, lyophobic सोल कैसे बनते हैं, lyophobic सोल भी तो एग्रीगेट ही होते हैं ना, रिमेंबर दैट lyophobic सोल्स आर आल्सो एग्रीगेट, missiles आर आल्सो एग्रीगेट, लेकिन missiles आर स्टेबल एंड lyophobic सोल्स आर नॉट स्टेबल। ओके, एग्रीगेट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स में कंटेन सेवरल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल। लायोफोबिक सोल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, लायोफोबिक सोल में सिर्फ पार्टिकल्स है, जैसे गोल्ड के पार्टिकल्स, तो सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल रहेंगे, उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर में नहीं रहते, इजंट इट। यहाँ पे ये इस तरह का मिसल बनाते हैं कि यू गेट अ स्फेरिकल शेप बेसिकली, और हो सकता है कि अंदर में या फिर एट एनी सम पोर्शन देयर आर सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। सो दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन मिसल्स एंड लायोफोबिक सोल्स। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। मिसल्स आर टिपिकली फॉर्म बाय मॉलिक्यूल्स दैट हैव लार्ज आयंस इन सोल्यूशन। ओके, लार्ज आयंस आते हैं तो मिसल्स फॉर्म होते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस सोडियम ओलिएट, ये है सोडियम ओलिएट, ओके, C17 वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो ये अगर मैं पानी में डाल दूँ तो यू गेट मिसल्स। दिस आर ऑल्सो सोप पार्टिकल, सोडियम ओलिएट ये सोप पार्टिकल है बेसिकली, दिस इज अ सोप पार्टिकल। ओके, सो ये मिसल्स बनाएंगे। ओके, सो ये जो सोडियम ओलिएट है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। ओके, एंड वी ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट बेसिकली, ये अलग तरह का ऐसा 17 का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, और यहाँ पे COO Na है, लेकिन पानी में डालने के बाद Na तो चले जाएगा पानी में, तो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप रहेगा। ओके, एंड इट्स इजी टू आइडेंटिफाई विच वन इज लायोफोबिक एंड विच वन इज लायोफिलिक। दिस पार्ट इज लायोफोबिक, बराबर है, एंड दिस पार्ट इज लायोफिलिक। ऑलराइट, तो ये अपने को लायोफिलिक पार्ट मिल रहा है। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट जो है CONA पार्ट, ये आयनाइज हो जाएगा पानी में डालने के बाद, एंड यू गेट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एट द एंड ऑफ इट, इसको अपन लायोफिलिक बोल रहे हैं, एंड दिस इज लायोफोबिक। ओके, सो दोनों पार्ट आ रहे हैं इसमें, लायोफिलिक पार्ट भी है, लायोफोबिक पार्ट भी है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। ओके, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये जो पार्टिकल्स है, ओके, अलग अलग पार्टिकल्स अपन मतलब पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं पानी में, कौन से, जैसे ये सोडियम स्टीरेट या ओलिएट, ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया पानी में। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है तो ही ये कोएलस होंगे, तो ही ये मिसल्स बनाएंगे, समझ में आया। तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन कैसा चाहिए, CMC से ज़्यादा, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा चाहिए, उससे अगर कम है तो ये कोएलस नहीं होंगे, समझ में आया। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो सोप यूज़ कर रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा अगर सोप लगाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आया ना। अपने को कॉन्सेंट्रेशन लेके जाना है अबव CMC, तो उसके लिए अपने को थोड़ा ज़्यादा, जितना ज़्यादा सोप लगाओगे उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, उतना ज़्यादा ये कोएलस होंगे और उतना ज़्यादा तुमको क्लीनिंग एक्शन मिलेगा। और इस तरह से फिर ये पार्टिकल एसोसिएट होंगे। ओके, किस तरह से कि इनके जो हाइड्रोफोबिक एंड्स है ये एक तरफ आएंगे बेसिकली, दे विल पॉइंट टुवर्ड्स वन डायरेक्शन,
ओके जैसे मिसल का स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नो, 10th में ही हुआ है, एंड मैं तुमको आगे दिखा भी दूंगा, है ना। एंड द पार्टिकल्स दे आर इन कोलाइडल डायमेंशन में आ जाएंगे इस तरह से, ओके और इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज, ओके बिकॉज रिमेंबर कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है ना, तो सोडियम तो निकल जाएगा, बचा रहेगा ये कार्बोक्सिलेट, तो इसकी वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखो क्या हो रहा है कि जो लायोफोबिक एंड है, मतलब जो चेन है वो अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, बाहर की तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इसके ऊपर चार्ज आ गया निगेटिव चार्ज, ओके ये इस तरह से, ठीक है। ये है बिफोर सीएमसी, बिफोर इनका कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी तक आए, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन आने तक का है, तो ये कैसे बस फ्लोट होते रहेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। दे बेसिकली लुक्स लाइक लिटिल टैडपोल्स, यू हैव अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, बराबर है। तो पोलर हेड तुमको दिख रहा है, दिस इज लायोफिलिक एंड, और जो नॉन पोलर एंड है ना, नॉन पोलर टेल जो है दैट इज लायोफोबिक एंड, ठीक है। अब जब सीएमसी क्रॉस हो जाता है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, सो दे कोएलस, दे फॉर्म मिसल, समझ में आया। सो दिस इज द मिसल स्ट्रक्चर बेसिकली। देखो नेगेटिव एंड बाहर की तरफ है, दैट्स वाई इन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर देर इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मिसलाइजेशन अकर्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन रीचेस मिनिमम सीएमसी, ओके जो मिनिमम सीएमसी अपने को लगता है, कॉन्सेंट्रेशन उतना आ गया तो मिसलाइजेशन होगा एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे मिसलाइजेशन नहीं होता है, लोअर टेम्परेचर पे मिसलाइजेशन होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मिनिमम सीएमसी बढ़ेगा, ओके मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन फॉर मिसलाइजेशन ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट लोअर टेम्परेचर पे अपन बोलेंगे ज़्यादा अच्छे से मिसल्स बनते हैं, ओके। लेकिन दो तरह के मिसल्स बन सकते हैं। एक तो जैसे मान लो कि ये जो टेल है, टेल पोर्शन अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे ऑयल इन वाटर मिसल्स, ठीक है, ऑयल इन वाटर। और अगर पोलर हेड एक दूसरे की तरफ आते हैं, ओके पोलर हेड, और बाहर की तरफ नॉन पोलर चीज, ये होगा जब अपन इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड किया तो जो पोलर हेड है वो कोएलस होंगे, ओके तो इनके सर एक दूसरे को टकराएंगे, इस तरह का एक मिसल बनेगा। तो उस केस में ये होता है वाटर इन ऑयल, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये अपन कब बना रहे हैं, इस तरह का मिसल कब बनेगा, जब ये जो चीज़ है दैट इज वाटर, इजंट इट। तो ये हो जाएगा ऑयल, दिस होल थिंग इज बेसिकली ऑयल, और ये हो जाएगा वाटर, ऑयल इन वाटर, ठीक है। और अगर उल्टा है, उल्टा है मतलब कि इसको मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया किसी, ओके नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उल्टा हो जाएगा, हेड्स इधर रहेंगे, ओके एंड टेल्स इस तरह से रहेंगे। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर, क्योंकि ऑयल तो बाहर है ना, इजंट इट। ये है ऑयल, नॉन पोलर सॉल्वेंट को अपन ऑयल, वाटर इन ऑयल, इस तरह की ये मिसल्स बनेंगे। तो दो तरह के बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम कैसा है, ओके। सो डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर है तो तुमको ऑयल इन वाटर मिल रहा है, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम अगर ऑयल है तो तुमको वाटर इन ऑयल मिल रहा है, ओके। वाटर इन ऑयल में इनके सर एक दूसरे की तरफ रहेंगे, हेड्स आर मेकिंग दैट मिसल, ओके। एसोसिएशन ऑफ लायोफोबिक एंड्स, लायोफोबिक एंड्स मतलब ये वाला हो गया, ओके ऑयल इन वाटर वाला। इट रिड्यूसेस द रिपल्शन बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो रिपल्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि नाउ रिमेंबर इनके दे हैव पोलर चार्जेस ऑन द हेड, ठीक है आउटसाइड में, सो दे कैन इजीली सोल्यूबलाइज और that will give you stability basically. In some solvents such as water, the number of hydrogen bonds increases between the solvent molecules and this is also energetically favorable. Polar molecules, polar solvent अगर है water, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबलाइज किया जा सकता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं अपन तो CMC भी इंक्रीज होता है,
ओके और CMC इंक्रीज हो गया तो मेरे को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा टू फॉर मिसलाइजेशन, इजंट इट। इससे ये पता चल रहा है अपने को कि मिसलाइजेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मिसलाइजेशन कम हो रहा है, इजंट इट। मेरे को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है मिसल बनाने के लिए, इसका मतलब मिसल फॉर्मेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जैसे अपने को मालूम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इट विल रिड्यूस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑलराइट। और हायर टेम्परेचर पे मिसल फॉर्मेशन इज़ नॉट फेवर्ड, रिलेटिवली की बात कर रहे हैं अपन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कम मिसल फॉर्म होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द, यू कैन ऑल्सो अप्लाई ली-शेटलियस प्रिंसिपल, आई थिंक दैट इज़ ऑब्वियस, ओके ओके। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा टू इंक्रीज द मिसल फॉर्मेशन, ओके क्योंकि CMC इंक्रीज हो चुका है, ओके। दिस इज़ रिवर्सिबल, मिसल फॉर्मेशन इटसेल्फ इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, सोप सॉल्यूशन लिया फॉर एग्जांपल, उसमें ज़्यादा पानी डाला तो मिसल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, दे विल जस्ट बिकम सोप पार्टिकल्स, मिसल्स नहीं बनेंगे इसमें। और अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किया तो ये फिर से मिसल्स बना, सो इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मिसल्स जो है दे वर्क वेरी वेल एज डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। In fact, emulsifying agents, detergents and soaps are emulsifying agents. They work very well as that. Soap missile, for instance, negatively charged होते हैं because of carboxylate ion on the surface. Okay. और जो ग्रीस और ऑयल होता है, ग्रीस जो होता है फॉर एग्जांपल, इट इज़ जनरली अ फैट और सम सॉर्ट ऑफ ऑयल। ग्रीस और डर्ट, मान लो कोई डर्ट है, डर्ट पार्टिकल है, सो इट इज़ बेसिकली नॉन पोलर, सो इट इज़ अ फैट ऑन ऑयल। तो और अपने को मालूम है कि जब अपन सोप ऐड करते हैं इसमें या पानी में, तो ये जो फैट और ऑयल है इसके तरफ जो टेल है वो अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे डर्ट पार्टिकल है तो उसके तरफ, या ऑयल पार्टिकल है उसके तरफ ये टेल पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे और इस तरह का एक मिसल बनेगा। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस रहने के वजह से ये सोल्यूबलाइज्ड है पानी में, तो हुआ क्या है कि पूरे के पूरा जो पार्टिकल है वो वॉश ऑफ हो जाएगा, ओके। साथ में क्या जा रहा है, डर्ट और ऑयल पार्टिकल भी निकल रहा है। इसीलिए साबुन से जब अपन नहाते हैं तो अपना जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है। द रीज़न फॉर दैट, अपने स्किन पे जो ऑयल होता है वो वॉश ऑफ हो जाता है बेसिकली, ओके। उसके साथ ये सोप के पार्टिकल्स मिसल बना रहे हैं, और जब अपन पानी डालते हैं तो ये मिसल निकल जाता है, ओके। और तुमको ये भी याद होगा कि हार्ड वाटर में ये काम नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर में जो आयंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, वो इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होते हैं और ये निकलते नहीं फिर, ओके। तो चार्जेस निकल जाते हैं, तो ये बेसिकली वॉश ऑफ नहीं होते अभी, और वॉश ऑफ नहीं होते तो सोप जो है वो वहीं पे लगा रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट देख रहा है दैट इज़ क्राफ्ट टेम्परेचर। Kraft temperature is defined as the temperature at which the solubility of surfactant is equal to the surfactant's critical missile concentration at the same temperature. Okay, so it is the temperature at which the solubility of the surfactant बोले तो जो भी missile form कर रहा है वो, alright, it is equal to the critical missile concentration. It's a basically a temperature, ठीक है। So अगर मैं टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर लेता हूँ, बेसिकली अबव क्राफ्ट टेम्परेचर, the solubility of missile forming surfactant increases significantly, okay। तो अगर solubility अगर बढ़ रही है तो क्या मिसल फॉर्म होगा क्या? तो हो क्या रहा है कि क्राफ्ट टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, मान लो अबव क्राफ्ट टेम्परेचर करने जा रहे हैं, तो दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच द सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू CMC, इजंट इट। तो अगर मैं टेम्परेचर अबव लेता हूँ CMC क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर, तो इसमें क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ जाएगा। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो मिसल फॉर्मेशन ईजी हो जाता है, ओके। सो बिलो क्राफ्ट टेम्परेचर द मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ द सर्फैक्टेंट विल बी लोअर देन CMC, ठीक है। CMC मतलब जो पार्टिकल्स है दे विल बी इन द डिजॉल्व्ड स्टेट, दे विल नॉट फॉर्म द मिसल, एंड अबव क्राफ्ट टेम्परेचर दे विल फॉर्म मिसल, ओके। सो डज दैट मीन कि गर्म पानी में कपड़े धोना अच्छी बात है या नहीं है? डज दैट मीन गर्म पानी से नहाना अच्छी बात है या नहीं है? बताओ। विद इन अ
स्पेसिफिक रेंज होता है, ओके बहुत ज़्यादा गर्म रहते तो मिसल भी ब्रेक हो जाएगा, राइट. बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्वियसली वी कैन कंक्लूड कि स्लाइटली हायर टेम्परेचर फेवर्स मिसल फॉर्मेशन. कैन वी से दैट? ओके, मिसल फॉर्मेशन फेवर होगा. ऑल्सो मतलब विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है हायर टेम्परेचर पे, एंड दैट शुड एक्चुअली ऑल्सो थर्मोडायनामिकली फेवर मिसल फॉर्मेशन. सो क्राफ्ट टेम्परेचर जो है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ फेज चेंज, ओके, बिलो विच द सर्फेक्टेंट रिमेन्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. इस टेम्परेचर के नीचे इट विल रिमेन एज सोल्यूबल, एज क्रिस्टलाइन, ओके, in aqueous solution. Or above this temperature it will basically it will not be crystalline basically, मतलब it will just not be crystalline, okay. So it will is solubility कम हो जाएगी above craft temperature, okay. So concentration is below CMC and hence missile cannot form below craft temperature. Okay, so that was about मिसल्स बेसिकली. नाउ वी गोना टॉक अबाउट इमल्शंस. तो ये एक थर्ड टॉपिक आता है अपने इसमें इन सरफेस केमिस्ट्री. दिस इज़ अ न्यू बेसिकली बिगिनिंग फॉर इट, इमल्शंस, ठीक है. डिफ़िकल्ट नहीं है, इमल्शंस आर एक्चुअली क्वाइट ईजी. पूरा थ्योरेटिकल है, सो वी कैन एक्चुअली गो स्लाइटली फास्टर एक्चुअली, आई गेस. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एट ऑल, ठीक है. और हम लोग यूज़ भी करते हैं इमल्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ quite a lot. Emulsions are basically it's a colloidal system जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड है, ठीक है, एंड दे आर इमिसिबल. समझ में आया क्या? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड्स एंड दीज आर इमिसिबल लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दोनों लिक्विड है, दोनों इमिसिबल है. तो इनसे अगर मैं कोई कोलॉइडल सिस्टम बनाता हूँ तो उनको मैं क्या बोलूँगा? इमल्शंस. ये लिक्विड वाले जो कोलॉइड्स थे उसमें इमल्शंस था क्लासिफिकेशन में, स्टार्टिंग में जो अपन ने देखा था, है ना, कोलॉइड्स. तो दिस आर बेसिकली अ टाइप ऑफ कोलॉइड जहाँ पे दोनों फेजेस लिक्विड है एंड दे आर इमिसिबल इन ईच अदर. अगर मिसिबल होते तो सॉल्यूशंस बनता, इमिसिबल है तो इमल्शंस बनेगा. इमल्शंस आर लायोफोबिक कोलॉइड्स. Make sense or not? Because they are not soluble, isn't it? जो disperse phase and dispersion medium है, they are not soluble in each other. So इसलिए ये कौन सा टाइप हो गया? लायोफोबिक. सोल्यूबल होते तो लायोफिलिक हो जाता. इस केस में तो सोल्यूशन ही मिलता ना. ऑलराइट, बट बिकॉज दे आर नॉट सोल्यूबल दे आर कॉल्ड एज लायोफोबिक कोलॉइड्स. फॉर एग्जाम्पल मिल्क अगर देखा है तो डिस्पर्शन मीडियम तो अपने को मालूम है वाटर होता है. डिस्पर्स फेज क्या होता है? फैट, ओके, फैट ड्रॉपलेट्स इन वाटर. फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ऑल दोज थिंग्स होते हैं. बट वी जस्ट कंसिडर फैट एंड मिल्क, ओके, दैट इटसेल्फ इज एन इमल्शन, ओके. अब ये एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू ब्रेक दिस इमल्शन. अब ये तो समझ में आ गया कि मिल्क इज ए इमल्शन. Now, is it possible for me to break this emulsion? बताओ जल्दी से. तो दही कैसे बनाते हैं अपन? क्या पनीर कैसे बनाते हैं? Yes or no? सेपरेट हो जाता है ना. दही बनाते तो क्या होता है? पानी और ये जो फैट है वो सेपरेट हो जाता है, isn't it? साय निकालते हैं अपन, फैट ऊपर आ जाता है. पूरा नहीं आता लेकिन थोड़ा तो आता है. Yes or no? Yes, sir. Okay. So can we say that emulsions can be broken by change in temperature, change in pH, just like colloids? colloids को मैं अनस्टेबल करता हूँ ना टेम्परेचर और pH से. emulsion को भी तो अनस्टेबल कर रहा हूँ by increasing or decreasing temperature, changing the temperature, not just increase, by changing the temperature or changing the pH, because they are colloids, okay. Lyophobic colloids है by the way, okay. So they are usually prepared by mechanical shaking two together. ऑयल और वाटर को शेक करो जोर से, ओके, बहुत ज़्यादा शेक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुमको इसको ये करना पड़ेगा तो तुमको इमल्शन मिलता है, ओके. यूजिंग होमोजेनाइजर, ओके, इन विच वन लिक्विड इज स्प्रेड इनटू अनदर, ओके. होमोजेनाइजर यूज़ करेंगे और बेसिकली एक स्प्रे करते हैं अपन एक लिक्विड को दूसरे के अंदर एंड यू गेट इमल्शन. दिस इज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेस बेसिकली, इस तरह से बनाते हैं इमल्शंस.
दूसरा होता है यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, इससे भी अपन बना सकते हैं. आई डोंट नो कैसे बनता है उसमें से, बट या यू कैन एक्चुअली. ओके, ऑब्वियसली दीज आर इनसोल्यूबल सिस्टम्स, तो स्टेबिलिटी जो होती है इज गोइंग टू बी पुअर. और ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट ऑन स्टैंडिंग. ओके, मिल्क का एग्जांपल ध्यान में रखना. मिल्क को तुम वैसे ही रखो तो या तो ये फट जाएगा या तो फिर जो उसका जो फैट है वो साय बन के ऊपर आ जाता है. ओके, सो स्टेबिलिटी इज़ पुअर ऑफ दीज इमल्शंस. टू स्टेबलाइज देम वन नीड्स टू ऐड इमल्सिफाइंग एजेंट्स. तो उसमें सोप्स, डिटर्जेंट्स, लायोफिलिक कोलाइड्स या केसिन. ओके, केसिन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन, ये अपन ऐड कर सकते हैं. सोप, डिटर्जेंट तो ऑब्वियसली खाने वाली चीज़ों में तो नहीं ऐड करने वाले, लेकिन यू कैन ऐड जिलेटिन और अल्बुमिन टाइप ऑफ थिंग्स. दीज आर लायोफिलिक कोलाइड, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो इमल्शंस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ओके, दिस इज अगेन प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड. ओके, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड विच इन दिस केस इज अ इमल्शन, उसको प्रोटेक्ट कर रही है. ओके, तो यहाँ पे अपने को वो चीज़ सीखने को मिल रही, फिर से रिपीट हो रहा है. ओके, सिर्फ इसका एक अलग एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन. टू फॉर एग्जांपल मिल्क का शेल्फ लाइफ अगर बढ़ाना है, सो मे बी यू कैन ऐड जिलेटिन टू इट. ओके, मे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, मे बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो, but they definitely add something to increase the shelf life of the milk, isn't it? Naturally milk is a emulsion, ये break होना ही होना है, doesn't matter what you do with it. तो तुमको stabilizing agent तो ऐड करना ही पड़ेगा उसमें. Casein, it's a protein, it is the emulsifying agent in the milk. ये naturally तुमको milk में मिलता है. Casein it's a protein, ठीक है. अगर casein निकाल दो इसमें से तो milk खराब होता है. और वही अपन करते हैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल दूध को फाड़ते हैं ना कलाकंद बनाने के लिए, हम क्या करते हैं उसमें नींबू निचोड़ते हैं. नींबू से दो चीज़ें होती है, एक तो आयंस भी आ जाते हैं, दूसरा केजिन जो है वो उसका पीएच चेंज हो जाता है ना, तो केजिन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, जिसके वजह से अब इट डज़ नॉट एक्ट एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, इजंट इट. और इमल्सिफाइंग एजेंट ने तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिल्क अब कर्डल हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है केजीन को लेके, या ध्यान में रखना. नॉट दैट मेनी सरफैक्टेंट्स, सॉरी, नोट दैट मेनी सरफैक्टेंट्स फिगर हियर. तो ये सारे सरफैक्टेंट ही है बेसिकली. ओके, दिस इज बिकॉज डिक्रीज इन सरफेस टेंशन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, इजंट इट. सरफेस टेंशन अगर कम हो जाए तो ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन, मतलब ड्रॉपलेट्स छोटे बनेंगे. सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है तो ड्रॉपलेट्स बड़े बनेंगे, इजंट इट. सो सरफेस टेंशन अगर कम है तो छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन फॉर्मिंग द इमल्शन. समझ में आया? सो व्हाई वी एडिंग दिस? टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन. सो वी ऐड दिस टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन डालने से जो ड्रॉपलेट्स है वो छोटे हो जाएंगे. छोटे हो जाने की वजह से दे कैन ऑलवेज बी इन अगेन ब्राउनियन मोमेंट, और वो सब कुछ चलते रहेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन. कैटेगरीज होते हैं दो, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल. ओके, ऑयल इन वाटर को इस तरह से लिखते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल को इस तरह से वाटर इन ऑयल इमल्शन. ठीक है, ऑयल इन वाटर, डिस्पर्स फेज ऑयल है, डिस्पर्शन मीडियम वाटर है. यहाँ पे वाटर इन ऑयल, डिस्पर्स फेज वाटर है, डिस्पर्शन मीडियम मतलब पानी को तेल में डाला, तेल को पानी में डाला. ठीक है ना, समझ में? सो दैट इज द, सो एग्जांपल देख लो यहाँ पे वाटर इन ऑयल इमल्शन इज बेसिकली अ कॉड लिवर ऑयल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल. ओके, और ऑयल इन वाटर अगर तुम बोल रहे हो एग्जांपल ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन, तो ये तुम्हारे जो कोल्ड क्रीम्स आते हैं मेरे ख्याल से, या फिर जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आते हैं ना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, सो दीज आर ऑयल इन वाटर इमल्शन. ओके, विच टाइप ऑफ इमल्शन गेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द टू, ये डिपेंड करता है कि कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है, इजंट इट. तो अगर मैं जैसे वाटर और ऑयल बेसिकली मिक्स कर रहा हूँ, अब यहाँ पे दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू. अगर मान लो पानी ज़्यादा है ऑयल कम है, तो ये ऑयल इन वाटर बनेगा. पानी कम है ऑयल ज़्यादा है तो वाटर इन ऑयल बनेगा. ठीक है, तो जो ज़्यादा है वो डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा, जो कम है वो डिस्पर्स फेज बन जाएगा. लेकिन इफ़ देर इज़ अ 50-50 चांस कि कौन सा भी इमल्शन बन सकता है, तो अब आता है इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है.
ओके, सो फॉर एग्जांपल सोडियम ओलिएट अगर डालता हूँ विच इज़ इन अ सोप पार्टिकल इन वाटर, सो वी गेट ऑयल इन वाटर. ये अपना मिसल वाला ही हो गया बेसिकली, इजंट इट? ऑयल इन वाटर मिसल फॉर्मेशन, सोप का मिसल जो बन रहा है, दैट इज़ बेसिकली दैट. कैल्शियम ओलिएट अगर डालता हूँ, कैल्शियम सॉल्ट डालता हूँ इसका, तो अपने को वाटर इन ऑयल इमल्शन मिलता है. ओके, दिस यू गेट वाटर इन ऑयल. सो ये जो है ये सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड जो होता है उसको चेंज करता है. द लिक्विड विथ हायर सरफेस टेंशन विल बिकम्स द डिस्पर्स फेज. जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है वो डिस्पर्स फेज, जिसका सरफेस टेंशन कम है वो डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है, तो ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये किसी एक को अफेक्ट करता है, किसी एक का सरफेस टेंशन ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ डिस्पर्शन मीडियम. ओके, अगर मैं ऑयल इन वाटर इमल्शन लेता हूँ, ओके, जिसको अपन सोडियम ओलिएट से बनाया है अपन ने, मान लो ऑयल इन वाटर मतलब सोप वाला हो गया, और उसमें अगर मैंने कैल्शियम आयन्स डाल दिया विच इज़ हार्ड आयन, कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन अगर डाल दिया इसमें, तो इमल्शन बिकम्स अनस्टेबल, इजंट इट? मतलब अपने को क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप नहीं मिलेगा. ओके, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन इमल्शन इन्वर्जन टेक्स प्लेस. जो ऑयल इन वाटर था वो वाटर इन ऑयल बन जाता है. ओके, बहुत ज़्यादा अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स मैंने डाल दिए तो इसेंशियली, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सोडियम आयन्स की जगह कैल्शियम आयन आ गए और यू गेट इन्वर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर की जगह वाटर इन ऑयल मिल जाएगा. ओके, एंड दे ऑल्सो एग्जिबिट ब्राउनियन मोमेंट एंड टेंडाल इफेक्ट. Okay, emulsions, these are sensitive to addition of electrolytes and they can be easily salted out basically. Okay, polyvalent cations जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे इसमें emulsions को ब्रेक करने में. Okay, and this is most common way of destroying the emulsion basically. Detergents are surfactants and emulsifying agents. ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात किया था. Okay, so detergents जो होते हैं या soaps जो होते हैं, these are also act as a surfactant and emulsifying agent. Okay, these are surfactants as they need to reduce the surface tension of the water, all right, so that the impurity particles can enter the bulk of the water so as to be washed off. ठीक है, surfactants जो है they needs to reduce the surface tension of the water, जिसकी वजह से क्या रहेगा, जो impurity रहेगी particles की, all right, वो पानी के बल्क में चले जाए इन द फॉर्म ऑफ मिसल बेसिकली, एंड दे कैन बी वॉश्ड ऑफ विद द वाटर. अदरवाइज क्या रहेगा, जो डर्ट रहेगा वो वॉश ऑफ नहीं होगा, इजंट इट? दे आर इमल्सिफायर्स एज द ऑयल इन वाटर इमल्शन नीड्स टू बी स्टेबल, इजंट इट? अपने को ऑयल वॉश करने का है तो ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए. वो काम कौन कर रहे हैं? डिटर्जेंट्स कर रहे हैं या सोप्स कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ they are also acting as a emulsifier. ठीक है, ओके, सो ये जो हुआ अपना, that was about emulsions. This is the last portion of this topic. इसको अपन बोलते हैं catalysis. The phenomena in which the rate of reaction is altered, okay, in presence of substance, इसको अपन बोलते हैं catalysis. और ये कौन कर रहा है? Catalyst कर रहा है. Okay, it is changing the rate of the reaction. तो कैटालिटिक रिएक्शंस जो है वो दो तरह से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. आई थिंक टर्म बहुत आसान है, एग्जांपल्स देखो तो तुरंत में समझ में आ जाता है. होमोजीनियस में एवरीथिंग इज़ इन द सेम फेज, हेट्रोजीनियस में एवरीथिंग इज़ नॉट इन द सेम फेज. मतलब हेट्रोजीनियस में जो कैटलिस्ट रहेगा वो दूसरे फेज में रहेगा. ओके, होमोजीनियस एवरीथिंग इज़ इन द सेम स्टेट. ओके, सो यहाँ पे देखो एग्जांपल है, लीड चेम्बर प्रोसेस में अपन SO3 बनाते हैं, और SO2 + O2, इसमें NO एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो एवरीथिंग इज़ इन अ गैस फेज, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज़ बेसिकली होमोजीनियस, इजंट इट? और तो ये कैटालिसिस अगर डिफाइन करना है तो दिस इज़ अ होमोजीनियस कैटालिसिस या होमोजीनियस कैटलिस्ट है ये. सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एवरीथिंग इज़ इन एक्यूअस स्टेट, लिक्विड स्टेट या एक्यूअस स्टेट, सो ये भी होमोजीनियस का एग्जांपल है. नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. ओके, इसमें दे आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, राइट, प्लैटिनम इज सॉलिड यहाँ पे एंड दीज आर एक्चुअली लिक्विड, दिस इज एक्चुअली गैस, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया. कैटलिस्ट इज हेट्रोजीनियस. ओके,
हेबर प्रोसेस में अपन सॉलिड FeMO यूज़ करते हैं, ऑलराइट. बाकी सारे यहाँ पे गैसेस है, सो अगेन हेट्रोजीनियस. Next is type of catalysis. Okay, there are 4 types of catalysis: positive, negative, autocatalysis and induced catalysis. पहले 3 ही important है. ये induced catalyst इतना ज़्यादा important नहीं है. Okay, positive negative is probably the most important. Positive catalyst ये increase करता है rate of reaction. Negative catalyst ये decrease करता है. इसको अपन poisons भी बोलते हैं. Auto catalyst होते हैं बेसिकली खुद को ही खुद catalysis करता है. And then induced catalyst ये अपन देखते हैं क्या होता है. क्या तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज. समझ में आया ना? जितना ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. एग्जाम्पल MnO2 फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3. ये रैपिड KClO3 का डिकम्पोजिशन स्लो होता है, लेकिन अगर मैं इसमें मैग्नीज ऑक्साइड ऐड कर दूँ, सो दिस कैन एक्चुअली बी वेरी रैपिड. ओके, बहुत ज़्यादा रैपिडली डिकम्पोज होगा. सेम थिंग फॉर दिस वन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑर्डिनरी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा स्लोली रिएक्ट होते हैं. बट इफ़ आई ऐड FeMO, आयरन इज़ द कैटलिस्ट, MO इज़ द प्रमोटर. ओके, तो ये ऐड करने से रिएक्शन बहुत ज़्यादा ये रिवर्सिबल रिएक्शन ध्यान में रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन ये रैपिडली इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसका. नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा हो गई एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है ना? यू रिमेंबर दैट ग्राफ, राइट? इसको जो बोलते हैं अपन दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. तो कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट इसको और बढ़ा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा. ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. इथेनॉल इस रिएक्शन के लिए, डाइफेनिलमीन इस रिएक्शन के लिए. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स. या नेक्स्ट इज ऑटो कैटलिस्ट. ध्यान में रखो, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं. हियर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, एक आधा जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट बिकम्स अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन. तो इसके वजह से जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट होते जाएगा. ओके, सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करता हूँ मैं, तो जो एसिटिक एसिड बन रहा है, ओके, दैट एक्चुअली एक्ट्स एज अ ऑटो कैटलिस्ट. और नेक्स्ट जो रिएक्शंस है इसको यही कैटलाइज करेगा. तो जैसे जैसे ये बनेगा वैसे वैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ओके, नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट. ओके, when a chemical reaction enhances the rate of another chemical reaction, मतलब एक chemical reaction दूसरे chemical reaction का rate बढ़ा रही है. Okay, so essentially it is the entire chemical reaction drives the other reaction in the forward direction, not just one particular species, just the reaction itself. जैसे for example सोडियम आर्सेनाइट अगर लेता हूँ मैं, तो it is not oxidized by air. ठीक है, सोडियम आर्सेनाइट ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर में. लेकिन अगर मैं सोडियम सल्फाइड यूज़ करता हूँ, ओके, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. सोडियम सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज होता है और सोडियम आर्सेनाइड ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एयर. सो ये रिएक्शन इस तरह से दिखती है. दिस इज सोडियम सल्फाइड, एयर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है. और सोडियम आर्सेनाइड, ओके, सोडियम आर्सेनेट बन रहा है. सो ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगी. देखो, अगर ये नहीं है तो ये रिएक्शन होगा. ठीक है, ये रिएक्शन के लिए इसका ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर ये नहीं है तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा. समझ में आया ना? क्योंकि दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन, दिस रिएक्शन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन. समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? promoters, right? These are the substances, they do not act themselves as a catalyst. ठीक है, लेकिन presence increases the activity of the catalyst. इनका रहने के वजह से catalyst की activity बढ़ जाएगा. ओके, एग्जाम्पल देख लो. हेबर प्रोसेस में MO is used as a catalyst. सिर्फ अगर MO है तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, it's not going to catalyze the reaction at all. सिर्फ अगर Fe है, कैटलिस्ट रिएक्शन तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा अपने को, कहीं जाके रुक जाएगा या फिर स्लो रहेगा रिएक्शन.
एमओ ऐड करता हूँ तो रिएक्शन रैपिडली होता है, क्लीनली होता है, अच्छे से अपने को प्रोडक्ट मिलता है, इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलती, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या हो रहा है कि एमओ जो बाकी की जो चीज़ें क्लीन अप टाइप का थिंग वो कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड अ प्रमोटर. Okay, next is catalytic poisons. Okay, these again decreases or destroy the activity of the catalyst. ठीक है, this is different than negative catalyst. Negative catalyst ये स्पेसिफिकली कोई रिएक्शन के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना. ओके, दे आर डिक्रीजिंग, दे आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, सो उस तरह से. कैटालिटिक पॉइजन ये जो कैटलिस्ट है उसको पॉइजन करता है. ओके, सो दे आर इंडिपेंडेंट बेसिकली. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S, ऑलराइट, इन हाइड्रोजन गैस. तो जैसे अगर मैं हेबर प्रोसेस देखा जाए, हेबर प्रोसेस H2 प्लस N2, ये अपने को अमोनिया दे रहा है NH3, तो इस पे अपने को Fe एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना है. अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करता हूँ या H2S यूज़ करता हूँ तो ये इस कैटलिस्ट को पॉइजन कर रहे हैं, जिसके वजह से इसका रिएक्शन क्या है, कम हो जाएगा. सिमिलरली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अपन सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और उसमें प्लैटिनम, एस्बेस्टस ये यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, या प्लैटिनम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट. लेकिन आर्सेनिक ऑक्साइड जो है इट विल पॉइजन दैट प्लैटिनम. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में we use this type of principle to do a certain set of reactions. किसी को मालूम है क्या, what is the name of this reaction? Anybody remembers that? Lindlar's catalyst. ठीक है, अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं अपन सिस अल्कीन में यूजिंग Lindlar's catalyst. इसमें BSO4 acts as a poison for the, तो रिटार्ड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, कम करता है. तो रिमेंबर, नेगेटिव कैटलिस्ट इज डिफरेंट, कैटालिटिक पॉइजन्स आर डिफरेंट. ओके, कैटालिटिक पॉइजन्स इन अ सेंस इफ यू थिंक अबाउट इट, ये जैसे मॉलिब्डेनम जो है ये सुपर हीरो का साइड किक है ना. सर बैटमैन हो गया तुम्हारा आयरन और रॉबिन हो गया मॉलिब्डेनम. या कैटालिटिक पॉइजन ये उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, ये सुपर हीरो का दुश्मन है. ऑलराइट, ये आयरन जो भी कैटलिस्ट है उसका इफेक्ट कम कर देता है, कभी कभी उसका इफेक्ट ख़त्म भी कर देता है. ओके, कैटालिटिक पॉइजन. नेक्स्ट इज इनहिबिटर्स. ओके, दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिटार्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल या एसेटमाइड, ये अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, सो दीज आर इनहिबिटर्स. ओके, so they basically act as a negative catalyst. Yeah, these are negative catalysts for the decomposition of hydrogen peroxide. Next is general characteristics of the catalysts. Okay, catalyst remains unchanged in the chemical reaction. Okay, we already know that only very small amount of catalyst is required. Okay, इसका turnover rate बहुत ज़्यादा होता है catalyst का. Okay, it differs from catalyst to catalyst, लेकिन बहुत small portion अपने को लगता है. Generally जो है, जैसे कैटलिस्ट जब भी अपन ऐड करते हैं तो 0.1 इक्विवेलेंट ऐड करते हैं. इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो एड 0.01 इक्विवेलेंट, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द कैटलिस्ट एक्चुअली. लेकिन यू कैन सी दैट 0.1 से लेके 0.01 इक्विवेलेंट, मतलब अगर मैंने 1 मोल सब्सटेंस लिया है, ओके, इसको रिएक्शन कर रहा हूँ मैं टू डू द रिएक्शन, तो वेरी स्मॉल अमाउंट. इंडस्ट्री में तो बहुत कम यूज़ किया जाता है बिकॉज यू नो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर डिज़ाइंड टू सेव मनी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम अपन यूज़ करते हैं. कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन. ओके, इट सिंपली इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन. समझ में ना. व्हेन अ कैटलिस्ट इज अ सॉलिड इट इज़ यूजुअली मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म में है तो. और जब भी अपन यूज़ करते हैं वी ऑलवेज यूज़ इट इन अ पाउडर्ड फॉर्म. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपन ने देखा था, तो जो प्लैटिनम प्लेट था उसके ऊपर अपन प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इसका रेट रहेगा. रिमेंबर वी आर टॉकिंग सरफेस केमिस्ट्री, इजंट इट? तो सरफेस एरिया ज़रूरी है, इजंट इट? जनरली कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट अपने को वही मिलेंगे इन जनरल. बेसिकली इट जस्ट गोइंग टू गेट फास्टर.
Catalyst does not change the equilibrium. Catalysts are generally specific in nature, okay, and they change the rate of reaction. So they change the rate constant of the reaction. That's how they drive the reaction faster, okay. Rate constant change कर रहे हैं, reaction को fast कर रहे हैं. They do not change free energy, मतलब delta H of reaction जो होता है वो same होता है, because energies of the reactant and product are same. So difference in the energies of the reactant and product is also same. So enthalpy of reaction same होता है. Theories of catalysis, दो theory है अपने पास, okay. एक है intermediate compound theory, ये अपन ने ऑलरेडी काइनेटिक्स में स्टडी किया है. डू यू गाइस रिमेंबर दैट? काइनेटिक्स में अपन ने देखा था मॉलिक्यूलरिटी वाला कॉन्सेप्ट. यू रिमेंबर दैट मॉलिक्यूलरिटी वाला कॉन्सेप्ट? या तो उसमें अपन ने बोला था कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से अपन रिएक्शन लिख सकते हैं. मॉलिक्यूलरिटी अपन एलिमेंटरी स्टेप के लिए लिखते हैं बेसिकली. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये एलिमेंटरी स्टेप के लिए भी होता है और ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी होता है. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से अपन मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन करते हैं और उससे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइन करते हैं, ओके. और उसमें अपन बोलते हैं कि देर आर इंटरमीडिएट दैट आर फॉर्म्ड, ओके. और उसी में अपन ने कैटलिस्ट वाले भी रिएक्शंस देखे थे, ओके. सो हाउ डज द कैटलिस्ट एक्चुअली कम इनटू प्ले? NO वाला जो रिएक्शन था अपन ने वो देखा था उसी में. NO इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कौन सा रिएक्शन था, कौन सा प्रोसेस था अभी जो देखा अपन ने थोड़ी देर पहले. सो कैटलिस्ट करता क्या है, ओके. इट डू नॉट डायरेक्टली कंबाइन विथ रिएक्टेंट्स, ओके. सभी रिएक्टेंट के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता. इंस्टेड इट बेसिकली प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे, ऑलराइट. तो किसी एक के साथ कंबाइन होकर वो अल्टरनेटिव एक पाथवे बनाएगा जिसके वजह से जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम हो जाती है. सो द रिएक्शन बिकम्स मच फास्टर. फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रिक ऑक्साइड अपन ने देखा लीड चेम्बर प्रोसेस में अपन SO3 बनाते हैं, ऑलराइट. तो उसमें NO इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. तो देखो NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2 बनाता है और NO2 अब ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है SO3 को. तो SO3 तो अपना बन गया, दैट इज़ द प्रोडक्ट वी वांट. एट द सेम टाइम तुम्हारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया एंड नाउ दिस कैटलिस्ट कैन गो एंड डू द सेम थिंग अगेन. इसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स वेरी लार्ज. सेकंड जो थियरी है कैटालिसिस की, दैट इज एड्जॉर्प्शन थियरी, ओके. दोनों थियरी एक्सेप्टेबल है बेसिकली. एड्जॉर्प्शन थियरी में काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं. दिस इज एक्चुअली ओल्ड थियरी, ठीक है. ये अपन जनरली एंजाइम मैकेनिज्म्स के लिए यूज़ करते हैं, ओके. दिस इज द थियरी दैट एक्सप्लेन द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. शायद से मैं बताना भूल गया था कि ये जो था, ओके, इसमें लिखा नहीं है, यस. सो ये मैं बताना भूल गया था कि इट इज़ यूज फॉर होमोजीनियस इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी. ये होमोजीनियस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि वी यूज़ इट फॉर दिस टाइप. सो एवरीथिंग इज इन अ गैसियस स्टेट, ओके. सो होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं. एड्जॉर्प्शन थ्योरी ये अपन हेट्रोजीनियस के लिए, मतलब जैसे कोई सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं अपन, प्लैटिनम, पैलेडियम इन हाइड्रोजन, है ना, अमोनिया में Fe यूज़ करते हैं हेबर प्रोसेस में. सो वो जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है उसके लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड सेम इसका वर्जन आता है एंजाइम कैटालिसिस में, वो अपन देखेंगे बेसिकली. सो एड्जॉर्प्शन लीड्स टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्ब्ड रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है. तो क्या हो रहा है कि सरफेस है कैटलिस्ट का, उसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के ये एड्जॉर्ब हो रहे हैं. और हमको मालूम है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, हीट लिबरेट होती है. अब यही हीट फर्दर रिएक्शन को ड्राइव करेगी. जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगता है वो ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, मतलब कैटलिस्ट इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके. तो जो बॉन्ड्स होते हैं दीज आर केमिसॉर्ब्ड बॉन्ड होते हैं, ओके. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली. और जब कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्ट होता है रिएक्टेंट के साथ, सो व्हाट वी गेट इज अ सरफेस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपन देख सकते हैं रिएक्शन को. सो दिस इज बेसिकली अ कैटालिटिकल सरफेस. इसके ऊपर देखो रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ऑलराइट. ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको बोलते हैं अपन सरफेस कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स, ओके. दैट इज द कॉम्प्लेक्स. इसके सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हुए हैं, इजंट इट. ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हुए. अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी होना है, बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनेगा, ओके.
और फिर ये डिजॉर्ब हो जाएंगे। ऑलराइट, ये निकल गए, अभी प्रोडक्ट बन गया A+B गिव्स यू AB, ये प्रोडक्ट बन गया। अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा AB का, वो यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट। अभी ये साइट्स फिर से एम्प्टी हो गए, अब यहाँ पे कोई दूसरा A और B आके लगेगा और वो AB में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, इसको अपन एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। क्लियर है क्या? एक छोटा सा नोट है ऑन सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस जियोलाइट। जियोलाइट ये अपन ने यूज़ किया है एक्चुअली इन हाइड्रोजन चैप्टर वाटर प्यूरिफिकेशन में। उसके अलावा क्रैकिंग प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस कैटलिस्ट इज़ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बेसिकली हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट का। इट हैज़ अ नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, दीज आर माइक्रोपोरस अल्यूमिनोसिलिकेट्स। जियोलाइट क्या होता है? अल्यूमिनोसिलिकेट होता है और माइक्रोपोरस होते हैं, जिसको अपन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं बेसिकली। एंड इट इज़ अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट बेसिकली। इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इसका नेटवर्क बनता है बेसिकली। इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ दैट, जिसके वजह से हनीकॉम्ब लाइक वॉइड्स बनते हैं। ओके, और इसमें जो रिएक्शंस होती है दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो भी बनते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटीज ऑफ जियोलाइट। ओके, रिएक्शंस भी साइज और शेप के हिसाब से, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी साइज और शेप के हिसाब से हो रहा है। तो साइज सिलेक्टिव कैटालिसिस है ये। ओके, फॉर एग्जांपल क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, मैंने तुमको बताया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कि क्रैकिंग प्रोसेस जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है थर्मल क्रैकिंग, दूसरी होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। हम प्रिफर करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग, क्योंकि कैटालिटिक क्रैकिंग में अपने को प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट मिलते हैं। थर्मल के जो क्रैकिंग प्रोसेस है वेरी रैंडम थिंग, तो हमको एक प्रेडिक्टेबल टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। हमको ये चाहिए कि जैसे हम पेट्रोल बनाना चाहते हैं पेट्रोल ही बने, ठीक है, डीजल बनाना चाहते हैं डीजल बने। सो उस हिसाब से अपन उसको क्रैक करते हैं। ओके, तो उसमें जियोलाइट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वी कैन कंट्रोल द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट है उनका जो साइज़ बन रहा है वो अपन इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आइसोमराइजेशन भी करवा सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन से, जैसे ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है तो उसको मैं आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। एन पेंटेन है तो उसको आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इनमें मैं उनको कन्वर्ट करवा सकता हूँ यूजिंग जियोलाइट। ओके, सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ ZSM-5। ओके, ये ध्यान में रखना, ZSM-5 इट इज़ अ कैटलिस्ट, इट इज़ बेसिकली अ जियोलाइट। ZSM ये क्या है? अलग अलग टाइप के, देर आर प्रॉब्ली लाइक 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलाइट्स, जिसका हर एक का अलग अलग पर्पज़ होता है। ZSM-5 ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ठीक है, बाय डिहाइड्रेटिंग देम ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो डिहाइड्रेट करता है अल्कोहल को, तुमको हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, एक स्पेसिफिक शेप और साइज़ का हाइड्रोकार्बन मिलता है, वी गेट अ पेट्रोल ZSM-5 से। ओके, नेक्स्ट इज एंजाइम कैटालिसिस। ओके, एंजाइम्स अपने को मालूम है, दीज आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स में अपने को मिलते हैं। दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है और दे ऑल्सो फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क में एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, यू गेट अ कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, दे आर इफेक्टिव कैटलिस्ट्स बेसिकली। एंजाइम्स आर सुपर कैटलिस्ट, बहुत ज़्यादा बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं ये। ओके, दे डू अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन एंड यू गेट वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। दे कैटलाइज न्यूमरस रिएक्शंस स्पेशली दोज कनेक्टेड विथ नेचुरल प्रोसेसेस। इसको अपन बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं एंजाइम्स को। या तो काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं एंजाइम कैटलिस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये केन शुगर को ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है, ये अपन ने कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी देखा है ना, बायोमोलिक्यूल्स में। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। ओके, ये करता है जाइमेस, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ओके, दारू बनाने का तरीका ये है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, ये करता है डायटेज। कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये होता है माल्टेज। ये एंजाइम के नाम थोड़ा ध्यान में रखो और उनका पर्पस ध्यान में रखो, या कभी कभार पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया, ये यूरिएज करता है।
ओके। स्टमक में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट करना प्रोटीन मॉलिक्यूल, ओके। इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन होता है, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड से आता है बेसिकली ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये दो एंजाइम होते हैं बेसिकली। ट्रिप्सिन इज important. I think chymotrypsin is also very important. It also converts proteins into peptides and amino acid. Okay, so ये उनको ब्रेक डाउन कर रहा है बेसिकली। और मिल्क में लैक्टोबैसिला होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो एंजाइम्स का, वेरी हाई एफिशिएंसी जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। कितना? 1 मिलियन पर मिनट, है ना। अपन की काउंटिंग भी नहीं कर सकते, वी कैनॉट इवन डू द काउंटिंग, ओके। दे कैन डू द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स हाउ एफिशिएंट दे आर, दैट्स द रीज़न वाई वी एक्चुअली गेट थिंग्स डन। अदरवाइज हम लोग जो है ना स्लॉथ की तरह मूव किए रहते थे, एकदम स्लोली स्लो मोशन में मूव किए रहते थे। बिकॉज दे आर सो एफिशिएंट वी कैन एक्चुअली डू थिंग्स फास्टर लाइक ह्यूमन लाइक। हाईली स्पेसिफिक होता है उनका नेचर, एक एंजाइम एक ही चीज़ को कैटलाइज करता है, दूसरे को नहीं करता। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम कंट्रीज टेम्परेचर, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है उनका जनरली ये रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, इस टेम्परेचर पे इनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अपना बॉडी टेम्परेचर इज़ 310 Kelvin which is suited for enzyme based reactions, okay, so this is the optimum। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, isn't it, अपना कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है, सबसे पहले एंजाइम काम करना बंद कर देते, हमको डल फील होता है, isn't it। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच में ये ज़्यादा, पीएच कम ज़्यादा हो जाए तो इनका काम बंद हो जाता है। इंक्रीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स लगते हैं काफ़ी एंजाइम्स में कोएंजाइम्स होते हैं, एक्टिवेटर्स भी लगते हैं। एक्टिवेटर्स आर जनरली सम सॉर्ट ऑफ मेटल कैटायन, मेटल आयन, ओके। कोएंजाइम्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं, दिस मे बी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल समथिंग लाइक विटामिन होते हैं, ऑलराइट। सो these are the coenzymes that works with the enzyme to get the thing। इसलिए एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपने को विटामिन भी चाहिए, विटामिन की डिफिशियंसी है, एंजाइम का काम कम हो जाएगा तो हमको फिर से अच्छा नहीं लगेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, जैसे नॉर्मल कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस होते हैं उसी तरह से ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। मैकेनिज्म देख लो इसका, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, दिस इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मॉडल, ओके। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे ही तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दैट इज़ द डायग्राम, दैट इज़ द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। सो होता क्या है कि दिस इज़ अ एंजाइम, ओके, एंड दिस इज़ अवर सबस्ट्रेट। तो एंजाइम के ऊपर देर आर पोलर ग्रुप्स, ओके, इट्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल बेसिकली, इजंट इट, रिमेंबर। सो यू हैव अ एंजाइम जिसके ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसके ऊपर काफ़ी सारे पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ओके। ये जो एंजाइम होता है इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है जिसके वजह से देर आर दिस ग्रुप्स दैट आर पॉइंटिंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ओके। एक स्पेसिफिक टाइप का एक सॉकेट टाइप में बना लेते हैं जिसमें ये सबस्ट्रेट आके बराबर फिट हो जाएगा, ओके। एंड सो ये एंजाइम है, जस्ट राइट डाउन हियर, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट। तो हमको मिल रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये ज़्यादा एनर्जी का है, इसकी हाई एनर्जी। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अब ये डिसोसिएट हो जाए, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स में, ओके। अब ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट, ओके। मे बी ये दोनों कंबाइन होके बाहर निकलेंगे या फिर अलग अलग होके अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे अपने। एट द एंड ऑफ इट यू गेट एंजाइम एंड प्रोडक्ट, समझ में। तो यही रिएक्शन अपन इस तरह से देखते हैं। स्टेप 1, एंजाइम पर सबस्ट्रेट, यू गेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखा जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, वो अपन बेसिकली नहीं दिखा रहे कन्वर्जन, सो वी स्टिल हैव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यू कैन शो इट एज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम. एंजाइम रीजनरेट हो गया, it can again go and bind with another substrate and do the conversion. This happens really fast. Okay, extremely fast process है ये. These are some of the catalysts in industries. Okay, just go over this list. Basically यहाँ पे मैंने indicate किया है if they are heterocatalyst or homocatalyst या heterogeneous या homogeneous है, ये अपन ने मैंने indicate किया है. Some of the catalysts you can already see. Haber's process में you know it's there, lead chamber process में NO use कर रहे हैं, contact process में vanadium pentoxide. You need to know these catalyst. कम से कम इतने catalyst तो तुमको मालूम ही होने चाहिए, ज़्यादा मालूम है उतना अच्छा. Okay, so that is basically the end of this topic. Surface chemistry यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. Okay.